नाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। पीडीएफ ओपन करेंगे सभी, पुनः स्टार्ट करेंगे। सब पीडीएफ ओपन करेंगे। अब सब जरा अपने पीडीएफ में देखेंगे कितने पेज हैं, टोटल कितने पेज हैं और कितने टॉपिक्स हमने पढ़े। अपना सिलेबस उठा के सब चीजों को देख के रखा करो, ठीक? तब लगता है कि हम सच में पढ़ रहे हैं। कितने पेज हैं आपके पीडीएफ में टोटल? मेरी बात समझ पाए? 51। ठीक है। हम लोग के कितने टॉपिक बचे हैं पढ़ने के लिए? इंडेक्स से देखो, इंडेक्स किसको किसको पता है? इंडेक्स किसे बोलते हैं? सूचना नहीं, इंडेक्स कहाँ पर? हाँ, जो आगे हमारी एक नंबरिंग्स होती है जहाँ पर टॉपिक्स लिखे होते हैं, उनमें देखो जाके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और 3 टॉपिक है। कौन से? ठीक है मैम। केंद्रीय स्नायु तंत्र, ज्ञानेंद्रिय एवं अंतःस्रावी अंग, ठीक। परिसंचरण तंत्र तो हृदय का काम है, और भी बाकी। ठीक है, 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? आज हम गैसों का विनिमय पढ़ेंगे। फिर से बोले, गैसों का विनिमय। ठीक है, ठीक है, चलिए पेज नंबर को नहीं बोलो, सब ओपन करेंगे अपना पीडीएफ। नंबर 37 में पढ़ूंगी क्या मैम? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों एक मिनट पुनी रुके, आपके अंदर के कारण। पुनी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको लग रहा है सर? पुनी प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, या तो दूसरी जगह। हाँ, अब पढ़ो, अब देखिए, पढ़ो। गैसों का परिवहन अभी सुनाई दिया क्या मैम? गैसों का अर्थात ऑक्सीजन,
सुनिए, कुछ बच्चे रुकेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी थोड़ी देर रुकेंगे। चलिए सविता जी आप पढ़िए। मैम मैं बाहर हूँ, पीडीएफ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो एनिमा जी अब आप। गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंदर के कारण होता है। गैसों अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का। सुमन जी प्लीज माइक म्यूट कीजिए। हेलो सुमन जी कंटिन्यू करिए। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है। इस प्रक्रिया में आयोजन मुक्त होकर उत्तकों में प्रवेश कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। CO2 परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, जो निम्नलिखित है। ए, प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। बी, बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। यार उधर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह से सहयोग कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार यह लगभग 23% CO2 का परिवहन करता है। सी, आंतरिक शोषण। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक शोषण कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य शोषण कहते हैं, क्योंकि आंतरिक शोषण कोशिकाओं के अंदर होता है, अतः इसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। आंतरिक शोषण से कोशिकीय शोषण में निम्नलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है।
जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन का ताप कम होता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाते हैं। खाद्य पदार्थों ऑक्सीकरण। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन उपस्थिति में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। आंतरिक शोषण दो प्रकार होते हैं, ए अनाक्षी शोषण और बी है अक्षी शोषण। एक अनाक्षी शोषण वह शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सी शोषण के कहलाता है। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों को सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस होते हैं। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रकार के संपन्न होने में खर्च हो जाती है। इस प्रकार 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। इनमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो पाती है। यह बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है। C6 ये वाला समीकरण पढ़ेंगे हम। अभी इसको कंप्लीट करिए, बस इसको नीचे समझाते हैं एक साथ, ठीक है। इसको पूरा एक साथ पढ़िए, इस पूरे पैराग्राफ को। हाँ, C6H12O6 2C2H5OH plus 2CO2 plus 210 kg। C6H12O6 2C3H6O3 plus 150 kg। अनाक्षी शोषण प्राय जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में फलों में अल्प समय के लिए होता है। अनाक्षी शोषण को शर्करा कीवन भी कहा जाता है। ऑक्सी शोषण कोशिकीय शोषण का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरणों में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पाइरुविक अम्ल पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा एक मिनट रुकेंगे। सभी लोग जहां माइटोकॉन्ड्रिया अभी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको अपने अपने पीडीएफ में एक सर्कल बनाओ, सब एक गोले के अंदर कवर कर दो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब आगे पढ़िए। अन्न में CO2 एवं जल के रूप में बनते हैं और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। इस प्रकार ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फल स्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीवों को उपलब्ध होता है। C6H12 plus O6
होता है C6CO2 प्लस 6H2O 283 नहीं 2830 kg। श्वसन की क्रिया विधि को पढ़े ना। अब इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे जो हिंदी में लिखा है पूरा, वो पढ़ेंगे, फिर अभी इसको हम समझा देंगे। श्वसन की प्रक्रिया सामान्य दो परतों में संपन्न होता है। मैम जो ये डायग्राम बना है इसको पढ़े। हाँ 6C शुगर इसमें आता है फॉस्फोरिलेटेड 6C शुगर। फिर ये दो भाग में किया गया है 3C शुगर फॉस्फेट्स टीपी। फिर दूसरा है 3C शुगर फॉस्फेट टीपी। फिर मैम मुश्किल हो रहा है इसको पढ़ने में, क्या हो समझाने से। हाँ अभी आप नीचे पढ़िए, इसको नीचे पढ़िए, पूरा पूरा समझा रहे, ठीक है। इसीलिए प्रक्रिया में हाँ इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुबिक अम्ल को दो अणुओं का जहाँ ये ग्लूकोज लिखा है और अणु लिखा है, इनको सर्कल बनाइए इसमें। अब पढ़िए इसको। पाइरुबिक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनाक्षी शोषण तथा ऑक्सी शोषण में एक जैसी ही होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, जबकि एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आते हैं। इस प्रक्रिया अब रुकेंगे, इसे पहले थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण, कुछ वर्ड्स आ रहे थे, ठीक है। कल हम लोग ने देखा था, बस इसको बेस में समझेंगे, ये लिखा बहुत सारा है, बस समझने में सरल है, समझने में इतना टफ नहीं है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कौन सा तंत्र है ये हमारा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। किसको हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं हमारे, नोज, नाक, विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप को बोलते हैं, यहाँ पे 3 चीजें और है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक। लेकिन आप केवल विंड पाइप ध्यान रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक। फिर लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद है हमारे एल्वियोल्स, एल्वियोलाइज भी बोलते हैं और एल्वियोल्स भी बोलते हैं। और एल्वियोल्स के बाद लास्ट जो हिस्सा है उसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अब इसको कैसे समझेंगे, पहले केवल इतना ही समझ लेंगे तो 50% इजी हो जाएगा समझना। नाक से हमने क्या किया, नाक की है हमारी नोज, श्वास लेने का रास्ता है, ठीक है, श्वास लेने का रास्ता है। अंदर ले जाने में कौन सपोर्ट कर रहा, विंड पाइप, ठीक, विंड पाइप। ये विंड पाइप क्या है हमारा, जो हवा अंदर ले जाने वाला पाइप है, ये क्या करते हैं, भोजन करते समय एक क्षण के लिए श्वास लेना बंद करेगा, तब भोजन अंदर जाएगा। और जब श्वास लेंगे तो भोजन को रोकना होगा, तब श्वास अंदर जाएगी। एक साथ 2 काम नहीं होते, ठीक। क्योंकि सपोज करके ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये हमारा पेन जो है, ये क्या है, ये हमारा पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में क्या है, इसमें अगर भोजन डालेंगे तो भी इससे ही अंदर जा रहे हैं, और यदि हम श्वास ले रहे हैं यहाँ से तो भी इसी से अंदर जा रही है। अब जब एक ही रास्ता है दोनों चीजों को कवर करने के लिए, दोनों चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, तो क्या होगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि एक समय पर एक
काम करेगा और एक क्षण के लिए दूसरा स्टॉप करेगा। ठीक, तो श्वास अब, लेकिन अब हम लोग जब भोजन कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हम लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि जब हमने भोजन अंदर रखा तो अब हम कहेंगे अब हम रुकेंगे, तब हम श्वास लेंगे, फिर श्वास रोकेंगे, तब भोजन करेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल हो रहा होता है। ठीक, अब ये कब पता चलता है कि नेचुरल नहीं है? जब कोई हमसे बात करता है और हम लगातार उस बात का जवाब दे रहे होते हैं तो क्या घटना घटती है कि खाना गले में फंस जाता है। ठीक, उस फंसने में हम समझ पाते हैं कि बोलने के कारण खाना फंस गया है। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो क्या होता है कि खाने को भी अंदर लिया है, और बोलने में क्या सपोर्ट करता है? एयर सपोर्ट करती है, श्वास सपोर्ट करती है। श्वास के माध्यम से ही हमारा बोलना पॉसिबल है। तो भोजन भी अंदर जा रहा था ना, भोजन जाने की नली बंद हुई है, एक क्षण के लिए भोजन को हमने रोका भी नहीं है और बात भी कर रहे हैं, और श्वास भी लेना था उसी में, और श्वास लेने में बात भी की और भोजन को रोका भी नहीं। तो वो जब हमने बात की श्वास लेते हुए तो भोजन भी उसके अंदर जा रहा था। तो जैसे ही दोनों काम एक साथ होते हैं तो अब हमारा जो ये विंड पाइप है, इसमें क्या होगा कि भोजन फंस जाएगा और मोस्टली क्या होता है, भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इतनी खांसी आती है कि कुछ टाइम के लिए तो कई बार ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे, इतना परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वो एकदम से फंसता है तो समझ नहीं आता है, आंखों से आंसू गिरने लगे, मतलब कुछ देर के लिए व्यक्ति बहुत तकलीफ में चला जाता है। नॉर्मल हो जाएगा लेकिन 15-20 मिनट वो बहुत तकलीफ में पहुंच जाएगा। तो ये क्या है कि इसका अर्थ ये हुआ, और जितने भी हमारे वेद हैं या जितनी भी सनातन संस्कृति या कोई भी धर्म हो सामान्य जीवन में, कि भोजन करते समय बात ना करें। ठीक, बोला जाता है ना भोजन करते समय शांत रहें, तो हम लोग सोचते हैं शांत रहना कोई हमारे ऊपर बर्डन फील रख रहा है। बर्डन की बात नहीं है, वो इसलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय बात करने से हमारा भोजन फंस सकता है। ठीक, तो ये हो गया। तो श्वास, नोज श्वास लेने का माध्यम, विंड पाइप श्वास को ले जाने का अंदर माध्यम, और वही भोजन को भी अंदर ले जाए। भोजन और श्वास एक साथ काम नहीं करते, एक एक क्षण के लिए ब्रेक लेंगे तब भोजन भी अंदर जाएगा, श्वास भी अंदर। फिर जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स क्या है? उस श्वास जो हमने ली है श्वास, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का वो क्या था फॉर्मूला? CO2। CO2 क्या है? सॉरी, O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। और CO2 क्या है हमारा? CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ध्यान रहे कि वातावरण में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके, समझदार लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन हमारे आसपास हमेशा है? नहीं है। वातावरण में हवा हमेशा है, क्योंकि हवा नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन हवा में ऑक्सीजन है कि नहीं ये निश्चित नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ होगा? जहां पर हरियाली है, प्रदूषण जितना कम है वहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो हवा हमेशा होगी वातावरण में, लेकिन ऑक्सीजन वातावरण में हमेशा हो निश्चित नहीं है। तो ऑक्सीजन किसके अंदर होता है? हवा के अंदर, या हवा ऑक्सीजन के अंदर होती है? माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। हवा के अंदर ऑक्सीजन। वेरी गुड, हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है। ठीक, और वातावरण में क्या है? हवा पूरे टाइम है। ठीक, हवा पूरे टाइम है, लेकिन ऑक्सीजन पूरे टाइम नहीं है। ठीक, ऑक्सीजन का समय, ऑक्सीजन एक तो कहाँ सबसे अधिक है? अभी हमने दो चीजें बताई। फर्स्ट हमने बोला कि ऑक्सीजन जहां हरियाली है वहां ऑक्सीजन है। ठीक है, जहां गाय वगैरह का पशुपालन, गाय की बात कर रहे हैं, गौ माता, देशी गाय जो होती है, ये जितनी अधिक है ऑक्सीजन का लेवल उतना हाई होता है, क्योंकि गाय के गोबर और मूत्र में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वहां ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है? जितना वातावरण में लोग, जितनी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह नहीं, वहां ऑक्सीजन का लेवल ठीक है। और मॉर्निंग टाइम में ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है। दिन की अपेक्षा सूर्योदय से पहले ऑक्सीजन का लेवल, जो 3 बजे से सूर्योदय तक के समय का में ऑक्सीजन का लेवल हवा में अधिक होता है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब आते हैं इसमें
कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इसको हमने पहले जो नोज है ये माध्यम है श्वास को अंदर लेने का, विंड पाइप भोजन को भी अंदर ले जाता है, श्वास को भी, एक समय में एक ही काम करेंगे। फिर श्वास कहाँ पहुंचेगी, हमारे लंग्स में, दोनों फेफड़े में पहुंचेगी। दोनों लंग्स में श्वास को लेने पर क्या होगा, अब वहां से श्वास को पूरा लिया गया, ठीक। इसके बाद श्वास कहाँ पहुंचेगा हमारा, लंग से भी नीचे एल्वियोल्स में। याद ना रहे तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में आपको समझने में बहुत बड़ा लगेगा, रियल में इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में एक एक चीज डिफाइन होती है, हमने आपको टू द पॉइंट अपने सिस्टम में डिफाइन किया है कि हमारे शरीर में कैसे काम कर रहा है। तो क्या हुआ कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स के बाद श्वास कहाँ जाएगी, जो हमने ऑक्सीजन लिया है हवा में, वो हमारा जाएगा एल्वियोल्स, ठीक। एल्वोलाइज भी बोला जाता है, एल्वियोल्स भी बोला। एल्वियोल्स मैम स्पेलिंग एलवी बोलेंगे, एलवी लिखिए, ALVI, ALBI, OLIES, ALBIO, ठीक। इसमें दो तरह से एल्वियोलाइज भी बोलते हैं, एल्वियोल्स भी बोलते हैं। अब आते हैं, ये क्या है, ये हमारे जो लंग्स में सबसे नीचे का हिस्सा है, ये किस तरह, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, इनका शेप अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस तरह से ये इनकी बनावट है। श्वास ली थी हमने नोज से, यहां से अंतिम हिस्सा कहाँ है, श्वास कहाँ पर पहुंचेगा, एल्वियोल्स में। एल्वियोल्स क्या है, अंगूर के गुच्छे के जैसे, इनके अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ठीक। अभी हम लोग गैसेस का विनिमयन पढ़ रहे थे, पढ़ा था ना अभी ऊपर, इसी में टॉपिक विनिमयन। ये क्या था, यहाँ पे विनिमयन का मीन्स होता है कि जो हमने गैस ली है, कौन सी गैस ली थी हमने, ऑक्सीजन, O2, ठीक, उसे हमने लिया, वो कहाँ से गई, नोज, विंड पाइप, लंग्स, और लंग्स के बाद एल्वियोल्स में पहुंची। एल्वियोल्स में जो हमारी गैस पहुंची है, ऑक्सीजन पहुंची है, यहीं से हमारी गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गैसेस का विनिमयन होता है, ठीक। गैसेस का विनिमयन कहां से होगा, O2 का CO2 में, एल्वियोल्स, ठीक। अब क्या होगा, जो हमारे एल्वियोल्स है, यहाँ पे हमने आगे ऑक्सीजन पहुंची, ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाएगी एल्वियोल्स के माध्यम से। और पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, इसको सब भी अलर्ट बैठना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं कि ये आपका पीडीएफ उसमें बहुत छोटा काम करेगा, ठीक। क्योंकि पीडीएफ को समझाना होता है सारी चीज, लेकिन सारी चीजें जब हमें अपने शरीर में समझ में आती हैं तब ये काम की बनेगी, ठीक। तो एल्वियोल्स में जो हमारे गैस पहुंची, ऑक्सीजन पहुंची, ये ऑक्सीजन क्या होगा, पूरे शरीर में पहुंचेगा। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है, हार्ट। वेरी गुड। हार्ट ऑक्सीजन कैसे पहुंचा रहा है, ब्लड के थ्रू, पंपिंग, हाँ, ब्लड के थ्रू। एक लाइन लिखिए, नोट लगा के अपने नोट्स जहां लिख रहे हैं, यहां लिखिए, ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरे शरीर में हार्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरे शरीर में हार्ट या हृदय के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, समझ आया थोड़ा सा पॉइंट सबको। लंग्स का कार्य क्या था, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक। तो प्यूरिफाई ब्लड कैसे हो रहा था, ऑक्सीजन लेने से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने से, ठीक। तो जो प्यूरिफाई ब्लड था उसको हार्ट क्या कर रहा था, पूरे शरीर में पहुंचा रहा था, ठीक है। तो हार्ट ने क्या किया कि जब हमने जैसे ही हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो पूरे शरीर का ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, और वो प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट पूरे शरीर में पहुंचा देता है, ठीक। फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हार्ट क्या करता है, शरीर का पूरा इम्प्यूरिफाइड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उस ब्लड को क्या करता है, लेकर
हमारे श्वास के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर देता है। तो जब हम शुद्ध ब्लड सोच की बात करेंगे तो शुद्ध ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। और जब अशुद्ध रक्त या अशुद्ध इम्प्यूरिफाइड ब्लड की बात करेंगे तो ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक। और लंग्स का कार्य क्या था? ब्लड को शुद्ध करना और अशुद्ध ब्लड को बाहर करना। तो इतना तो लगभग समझ में आया होगा कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ब्लड को शुद्ध कर दिया। इसी शुद्ध ब्लड को ऑक्सीजन के साथ हार्ट ने पूरे शरीर में पहुंचा दिया। ठीक। फिर ये सब काम 1 मिनट में हम लोग कितने बार श्वास लेते? 15 से 16 बार। ठीक। तो 15 से 16 बार 1 मिनट में हार्ट काम करता है, शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है और अशुद्ध को शरीर से बाहर कर देता है। ठीक। शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन के साथ शरीर में पहुंचा रहा है हार्ट, और अशुद्ध ब्लड को श्वास को बाहर छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर। ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकला वैसे ही हमारे ये क्या है? हमारे रक्त का जो अशुद्ध रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे शरीर से बाहर। ठीक। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड शुद्ध हो रहा है अशुद्ध हो रहा है, तो वो सोच रहे ब्लड निकलेगा। ब्लड नहीं निकलता है, ब्लड से गैसेस का विनिमय होता है। ठीक है। गैसेस जैसे अभी मान लो कभी आपने देखा होगा जो हम लोगों के घर के चैम्बर होते हैं, ठीक है, ड्रेनेज वाले, नाली वाले, तो देखो ना हम लोग का पानी जाता है नालियों का, किचन में भी नाली बनी हुई है, बाथरूम में भी है, छत पे भी, सब जगह। कई बार देखते हैं कि बहुत गंदी स्मेल आती, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो गंदी स्मेल कब आती है? जब, और उस स्मेल से हम क्या समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं पानी सड़ रहा है और कूड़ा फंसा हुआ है, यही समझते हैं ना उस स्मेल से। तो ये हमने कूड़ा देखकर समझा कि उसकी स्मेल से समझ लिया, उसकी स्मेल से समझ लिया। ठीक। ऐसे ही हमारे शरीर में शुद्ध रक्त है तो हमें इसके लिए ब्लड को नहीं देखना है। शुद्ध रक्त का अर्थ है कि प्राणायाम ठीक से करते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में जाएगा और वो ब्लड हार्ट पूरा इस शरीर में सप्लाई करेगा तो शरीर का हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा। और जो हमारा अशुद्ध ब्लड है उसे हार्ट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू नाक से बाहर करता है। ठीक। तो जब श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया है इसमें लंग्स काम करते हैं, फेफड़े काम करते हैं। और जब जो लंग्स का कार्य है ब्लड को शुद्ध करना, तो शुद्ध ब्लड को शरीर में पहुंचाना और अशुद्ध ब्लड को शरीर से वापस लाना, ये किसका कार्य है? हार्ट का। ठीक। इतनी बात कितने लोगों को थोड़ी भी समझ में आ रही, क्योंकि बहुत दिनों से डीप में जितना हमको आता है उतना समझाने का प्रयास किया। ठीक। चलिए, और किसी को नहीं समझ में? सनीमा मैम ने बोला है और किसी ने नहीं कहा कि समझ में आया। जिनको जिनको आया कम से कम बोल दो ताकि मैं 2-4 भी समझ में आया लोगों को तो लगे ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, जो अब आपका क्वेश्चन आता है कि गैसेस का विनिमयन कहाँ होता है? वो एक्सचेंजेस गैस कहाँ होती है? गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होती है गैसेस, वो कहाँ होती है? तो एल्वियोल्स। ठीक। इनको एल्वियोल्स भी बोला जाता है और एल्वियोलाइज भी बोला जाता है। ठीक। यहाँ पर होता है। और ये क्या करते हैं? ये हमारे श्वसन तंत्र का अंतिम हिस्सा है जहां गैसेस का आदान प्रदान होता है। ठीक। अब आते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बीच का जो डिवाइडर है वो क्या है? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के, जैसे मान लो ये पेन है हमारा, ठीक, इसके ऊपर वाला जो तंत्र है उसका नाम है श्वसन तंत्र और ये लाइन के जो नीचे तंत्र है वो है पाचन तंत्र। ये लाइन है, इसके ऊपर वाला हिस्सा श्वसन तंत्र, नीचे वाला हिस्सा पाचन तंत्र। ठीक है। तो इस लाइन का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम, DIAFRAM, डायफ्राम। चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, जिसमें लिखना। ठीक।
डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है, पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र को का अंतिम छोर, अंतिम लाइन और पाचन तंत्र की शुरुआत का आरंभ, श्वसन तंत्र का एंड कहां से होता है और पाचन तंत्र का स्टार्टिंग कहां से होती है। तो ये जो इसके बीच की डिवाइडर है, इसके बीच की जो लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम। अब आते हैं एक पॉइंट और था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे सेल का या शरीर का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया को लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ईच एंड एवरी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की प्रत्येक सेल का पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर की पूरी एनर्जी कहाँ इकट्ठा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, प्रत्येक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है और सभी सेल हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे शरीर में जितनी भी सेल हैं उन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे स्वस्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है, तो वो कब अच्छा होगा, जब उसे डाइट अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। ठीक है, हम कब स्वस्थ होते हैं, यदि हमें भोजन भी अच्छा मिले और हम श्वास भी अच्छी लें, ऑक्सीजन भी अच्छा। जब दोनों चीजें ठीक होंगी तो हमारा पाचन तंत्र सही से काम करेगा। या ये कह दें कि पूरे शरीर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ठीक ढंग से वर्क करेगा। ठीक, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, पूरा श्वसन तंत्र देखा। जब ऑक्सीकरण पढ़ते, अनऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या था, जब ऑक्सीजन के साथ श्वास लेते हैं। ठीक, अनऑक्सीकरण क्या था, जब हम श्वास को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, बस इतना इसको ध्यान में रखिए। चलिए, अब आप श्वसन तंत्र को कंप्लीट करके छोड़कर अब आगे आ पाएंगे। श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया, इसमें अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इनकम्प्लीट बोलेंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि हमें अपने शरीर को पूरी तरीके से निरोगी रखना है, शरीर को, मन को, तो क्या करना है, प्राणायाम प्रतिदिन 20 मिनट्स जरूर करें। जो लोग 20 मिनट्स चेन सिस्टम में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उन्हें कहीं पर भी शरीर में रोग, उनके शरीर में कहीं पर भी रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। शरीर में रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं, शरीर और मन में, जहां प्राणायाम या जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। ठीक, तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ही प्राणायाम हमारा सपोर्ट करते हैं। अगर हम कहें लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हमें किसकी सहायता लेनी है, प्राणायाम की। ठीक है, सुमन जी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? हेलो सुमन जी, नहीं, ठीक, चलिए अब आगे का पढ़ेंगे। बोलेंगे मैम वही लास्ट वाला थोड़ा सा ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बताया, थोड़ा सा हमने कहा जो ऑक्सीकरण श्वसन है वो ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। ठीक, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, अनऑक्सी का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बस सिंपल शब्दों में इतना करें। ठीक, बस इतना सफिशिएंट है। चलिए अब आगे का जो सिस्टम है उसे पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया की खोज, ये वाला पढ़े ना, परिसंचरण तंत्र से पढ़े। हाँ, अब ये पढ़े। परिसंचरण तंत्र हृदय एवं इसके कार्य, प्रतिहारी परिसंचरण। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है, जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिसमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है तथा कोशिकाओं द्वारा वितरित होता है। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघट्य, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन को उपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण
तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं, जबकि अन्य लोग लसिका तंत्र को इसी में सम्मिलित करते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणियों का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब है कि रक्त कभी भी धमनियों, शिराओं एवं कोशिकाओं के जाल से बाहर नहीं आता। अक्षरूकों के परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र है। बहुत से तुच्छ में परिसंचरण तंत्र होती नहीं, किंतु सभी प्राणियों का लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। वाहिका तंत्र हृदय, धमनियों तथा शिराओं के समूहों का नाम है। धमनियों और शिराओं के बीच कोशिकाओं का विस्तृत समूह भी इसी तंत्र का भाग है। इसी तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं जिसमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है तथा कोशिकाओं द्वारा वितरित होता है। कोशिकाओं के रुधिर से पोषण और ऑक्सीजन ऊतकों में चले जाते हैं, और इस पोषण और ऑक्सीजन से विहीन रुधिर को वे शिरा में लौटाकर हृदय में लाती है, जो उसको फुसफुस में ऑक्सीजन लेने के लिए भेज देता है। आंत से अवशोषित होकर पोषक अवयव भी इस रुधिर में मिल जाते हैं, और फिर से इस रुधिर को अंगों में ऑक्सीजन तथा पोषण पहुंचाने के लिए धमनियों द्वारा भेज दिया जाता है। बस अनिमा जी रुकेंगे, ठीक है। कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आप लोगों का एक छोटा सा वर्क है कि जितने सिस्टम अभी हमने पढ़े हैं, सेल के फॉर्मेशन से लेके बॉडी का फॉर्मेशन, सिस्टम, और जो अभी सिस्टम के अंदर ऑर्गन पढ़े उनके बारे में पढ़ा, इनका एक रिवीजन कर लेंगे। 1 से 2 बार रिवीजन करके रख लेंगे, क्योंकि एनाटॉमी में रिवीजन का अर्थ होता है, अगर आप श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं तो खुद में फील करिए कि कौन से अंग कहाँ पर हैं, उनका कार्य क्या है, ठीक है। ऐसे समझेंगे तो बिल्कुल इजी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और ऐसे नहीं समझा, पढ़ने की भाषा में समझा तो फिर टफ होता है, फिर कभी समझ में नहीं आता है, ठीक। और सब समझ में आ जाएंगे, केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आएगा, ठीक। तो जो भी हम लोग ने पढ़े इंडेक्स से देख लेंगे, जैसे अभी हमने बोला था कि इंडेक्स से देखिए कौन कौन से हम लोग ने चीजें पढ़ रखी हैं, तो वहां जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस सिस्टम जो पूछा जा रहा है इसका हम टू द पॉइंट आंसर अपने शरीर के अंगों को ध्यान में रखकर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इतना सा होमवर्क आप सभी लोग करके रखेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now review palm,